हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किया। पॉलिटी की सीरीज़ में जो है संविधान के बारे में हम लोग जान रहे हैं। मीन्स संविधान की सभा जो है, जिन्होंने संविधान की लिखा है, संविधान को गढ़ा है, संविधान का निर्माण किया है, उससे लेकर के हम लोग संविधान की विशेषताओं तक को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है इससे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपका पॉलिटी से प्रश्न रहता ही रहता है कुछ ना कुछ। और पॉलिटिक्स की आपकी यानी जो पॉलिटिकल साइंस की बेसिक जानकारी आपको रखनी आवश्यक है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इस बेसिक जानकारी के लिए जो हम लोग ये सेट चला रहे हैं, जिसमें संविधान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है दोस्तों? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। तो सही है दोस्तों, इसमें अनेक संविधानों के जो है आपके अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। बाकी ये सब भी रीज़न है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इससे आपका कनेक्ट है, बट ये इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का अलग संविधान है। इस वजह से जो है ये इसका संविधान जो है, भारत का संविधान बृहत है। यानी यहाँ केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए जो है अलग संविधान की व्यवस्था की गई है। यानी दोनों का संविधान, दोनों के कार्य प्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है अलग अलग तरीके से। इसलिए भारत का संविधान जो है विस्तृत संविधान माना गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक इस प्रकार से है दोस्तों कि जो संविधान से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न होता है, कई मैटर होता है जिसमें कि आपका विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो ये विश्लेषण का जो अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो इसलिए भारतीय संविधान का अभिभावक आपका कौन हो गया? तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। और बाकी जो अधिकारों से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी, जैसे मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है या कुछ भी हो, तो ये सारा क्लियरेंस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। मीन्स कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी कन्फ्यूज़न है, तो वो सब जो है सर्वोच्च न्यायालय ही जो है क्लियर करता है। तो इसीलिए इसे अभिभावक कहा गया भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो भारत में है जो दोस्तों वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। पहले यह उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई थी दोस्तों, किंतु संशोधन के द्वारा जो है आपका यह उम्र जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी 18 वर्ष का कोई भी युवा हो, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, वह जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो सकता है, वोटिंग कर सकता है और सरकार बनने में अपने योगदान को निश्चित कर सकता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है दोस्तों? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि यहाँ संविधान जो है आपका टॉप पे रहता है, यानी सबसे ऊपर क्या है हमारा संविधान है। तो भारतीय संविधान यानी भारतीय संघ की व्यवस्था एक की विशेषता आपका संविधान की सर्वोच्चता हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द के जगह किस शब्द को जगह दिया गया है दोस्तों? तो भारत के संविधान में जो है संघीय शब्द के जगह राज्यों का संघ को जो है स्थान दिया गया है। यानी कि जो संघीय शब्द है, संघीय व्यवस्था की जगह राज्यों के संघ शब्द की जगह दिया गया। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 3 सूचियाँ हैं, यानी 3 सूचियाँ, एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची और एक हो गई आपकी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। केंद्रीय सूची के अंतर्गत दोस्तों जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है आपको केंद्र सरकार को है। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत जो सूचियां हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को। और समवर्ती सूची जो है दोनों का जॉइंट होता है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर जो है अपने अपने स्तर पर काम करती है। किंतु अगर टकराव की स्थिति होती तो यहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता मिलती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? तो 3 सूचियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वह भारत की जनता से जो है अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। दोस्तों हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत की संविधान का जो है मूल तत्व जो है, मूल आधार जो कौन है? भारत की जनता है। तो यहाँ इसलिए पूछा गया कि भारत संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता, क्योंकि भारत का संविधान में भारत की जनता को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है दोस्तों? तो संविधान में निहित है। यानी भारत में जो वैध प्रभुसत्ता निहित है वह कहाँ है? संविधान में निहित है। यानी जितने भी तरह की कार्य व्यवस्था है वह चाहे कार्यपालिका की हो, चाहे न्यायपालिका की हो, चाहे विधायिका की हो, वो सारा कुछ कहाँ निर्धारित होता है? किसके अनुसार? तो संविधान के अनुसार जो है वह निर्धारित और कार्यान्वित होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संरचना जो है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। यानी कुछ एकात्मक है भारतीय संविधान की संरचना और कुछ जो है कठोर रखी गई है इसकी संरचना। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये दोस्तों अभिकथन है, कथन और कारण वाला है। यानी भारतीय संविधान जो है मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो कारण देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो ये हो गया आपका कारण। चलिए फॉन्ट को दोस्तों हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब कथन हो गया दोस्तों, यानी पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो ए हो गया आपका। आर देखते हैं, अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा के प्रावधान है। तो ये हो गया आर दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी ए तो सही है, यानी भारतीय संविधान मूलतः जो है संघात्मक स्वरूप का, परंतु आर गलत है। मीन्स कि अनुच्छेद 352 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है, यह गलत हो जाएगा आपका। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो है फ्रांस से जो है आरंभ हुआ। यानी सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है फ्रांस का संविधान लिखित रूप में आया अस्तित्व में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जितने भी प्रश्न मैं बता रही हूँ, ये सारे प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो इनके आने की संभावना बनती है। तो आप समझ भी लो और रट भी लो। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन का जो है आपका उदय जो है सर्वप्रथम आपका मिस्र में हुआ। यानी मिस्र देश
से यह अध्यक्षात्मक शासन जो है अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम जो मिस्र में इस शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। तो भारतीय संघवाद को जो है दोस्तों जी ऑस्टिन ने जो है आपका सहकारी संघवाद कहा है। तो जी ऑस्टिन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, और ये भी जो है दोस्तों कथन और कारण है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कथन क्या है इसका। तो कथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और कारण है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो कूट के अनुसार हम लोगों को आंसर चुनना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ए भी सही है कि भारतीय संविधान जो अर्धसंघात्मक है, और आर भी सही है, यानी कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, इस प्रकार की भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो आर ए की व्याख्या करता है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, और यह भी विचार करने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आइए हम लोग मिलके विचार करते हैं इस पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और आर है यानी कथन है कि संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और कारण है कि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है कथन हो गया। तो क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है दोस्तों। तो इसका यानी पहले हम लोग फॉन्ट को छोटा कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न पूरा आ नहीं रहा है पेज में। अब आया दोस्तों। चलिए, तो क्या पूछ रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है दोस्तों। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है। बाकी ये तीनों सही है कि भारत एक यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मीन्स लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों कि जो प्रधान होता है राष्ट्र का, वह जो है वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि यानी वह वोटिंग के माध्यम से आएगा और एक निश्चित अवधि के लिए आएगा। तो ये गणतंत्र का मतलब हो गया। संसदात्मक सरकार का मतलब होता है केंद्र और राज्य में दोनों में अलग अलग सरकारें होंगी, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो यह तो निश्चित रूप से एकदम सत्य बात है दोस्तों, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का आरंभ ही होता है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग, यानी लोक जो है वह उनका तंत्र चलता है लोकतंत्र में, यानी लोगों का तंत्र ही चलता है। तो यह सब सही हो जाएगा, सिर्फ यह आपका गलत हो जा रहा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इस अनुसार आंसर आपका हो जाएगा कि 1 2 3, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये गलत है। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो कौन सी व्यवस्था दोस्तों अमेरिकी संघ और भारतीय संघ में यानी साझी है। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यानी दोनों ही देशों में जो है संविधान की व्याख्या के लिए जो है संघीय उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। यानी जिस प्रकार भारत में जो है भारतीय संविधान का अभिभावक आपका सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है, उसी प्रकार आपका संघीय उच्चतम न्यायालय ही जो है आपका वहाँ अमेरिका में भी जो है अभिभावक के रूप में जो है जाना जाता है आपका संविधान का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो क्या माना गया है दोस्तों भारत में सर्वोच्च? तो भारत में सर्वोच्च जो है संविधान को माना गया है, और इस संविधान के अनुसार ही जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और या विधायिका, इन तीनों का जो है कार्य जो है इसी के आधार पर जो है आपका निर्धारित होता है। किसके आधार पर दोस्तों? तो संविधान के आधार पर ही जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान का वर्णन हम लोग विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है, यानी कि भारतीय संविधान जो है विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है, क्योंकि इसे बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा दोस्तों। और यह जो है कई संविधानों के अध्ययन के फलस्वरूप जो है इसका निर्माण किया गया, और विस्तृत होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारत जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आबादी के अनुसार जो यह दूसरे स्थान पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से यह 7वें स्थान पर। तो इसका संविधान विस्तृत तो होना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है दोस्तों? तो भारत का संविधान जो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।